हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी साहित्य हिंदी का मॉडल पेपर जानेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा मॉडल पेपर वायरल हुआ है साहित्यिक हिंदी का, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इसके सोल्यूशन का वीडियो है। तो देखिए आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। देखिए, आपको दिया रहेगा ऊपर अनुक्रमांक, जहां पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। देखिए यहाँ पे है मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी 7 पेज में आपका ये पेपर है 2025 के लिए साहित्यिक हिंदी का। पूर्णांक होता है 100 नंबर का, समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। अब आगे देखिए हमें निर्देश क्या दिया हुआ है। देखिए निर्देश एक क्या कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। यहाँ पे है खंड का, तो देखिए पहला हमारा है खंड का। खंड का में देखिए आपको 5 क्वेश्चन रहेगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय प्रश्न, और 5 क्वेश्चन रहेगा हिंदी पद का साहित्य के इतिहास से। तो बहुविकल्पीय आपका 10 नंबर का पूछता है। तो आइए देखते हैं सभी क्वेश्चनों को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का। पहले में 5 नंबर रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, दूसरे में 5 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए पहले का क्या कह रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो पहला ऑप्शन है राजा भोज का सपना, दूसरा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, तीसरा ऑप्शन है प्रेम सागर और चौथा ऑप्शन है प्रेमवती। तो देखिए जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है वो है राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना। और देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रानी केतकी की कहानी, ये है मुंशी इंसा अल्लाह खां की, और प्रेम सागर जो है लल्लू लाल का है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजा भोज का सपना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए जो सही उत्तर है उसको हमने रेड कलर से कर दिया है। आगे देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जो मेरी असफलताएं रचना है ये किस विधा की है। तो पहला ऑप्शन है कहानी विधा, दूसरा ऑप्शन है डायरी, और तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा, और चौथा ऑप्शन है जीवन साहित्य, जीवनी साहित्य। तो जो मेरी असफलताएं हैं ये है आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो देखिए आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, सॉरी, दूसरा ऑप्शन है कंकाल, और तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चौथा ऑप्शन है गबन। तो देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। हम देखेंगे 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो देखिए दूसरे का क्या कह रहा है, दूसरे का है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है, यानी यह किसकी पंक्ति है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, और तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और चौथा ऑप्शन है नरेश मेहता की। तो देखिए निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह जो काव्य की पंक्ति है यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, और तीसरा ऑप्शन है छायावाद, और चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है ये छायावाद युग की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैदेही वनवास रचना है, किसकी रचना है। देखिए पहला ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी की, और दूसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक की, तीसरा कह रहा है कि
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, और चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो वैदेही वनवास जो रचना है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा में संबंधित किस पत्रिका का संपादन किया या प्रकाशन किया। तो देखिए पहला ऑप्शन है हरिश्चंद्र चंद्रिका, दूसरा है कवि वचन सुधा, और दूसरा है हंस, और चौथा है बाला बोधिनी। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्त्री शिक्षा के संबंध में जो पत्रिका का प्रकाशन किया था वो था बाला बोधिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा। कैसे आप जानेंगे बाला बोधिनी सही, देखिए कह रहा है कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा मतलब कि औरतों का शिक्षा, औरतों की शिक्षा के तो औरत, बाला का मतलब होता है लड़कियां, तो यहाँ पे हो जाएगा बाला बोधिनी। इस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गंगा लहरी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, और तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो गंगा लहरी के जो रचनाकार हैं ये हैं, गंगा लहरी के रचनाकार जो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर का होता है इस प्रकार से। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया है, इसके नीचे में प्रश्न दिए, उसका उत्तर हमें लिखना है। तो देखिए गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा दिया है गद्यांश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है रेखांकित अंश है। तो देखिए मैं क्वेश्चन इसमें जो दिया है उसको हम पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे इसका संदर्भ लिखना होगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो रेखांकित अंश दिया उसका व्याख्या करना है। गा वाला है कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, तो यहाँ से आपको देख के लिखना है। और तीसरा चौथा है लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है। और फिर पांचवा क्वेश्चन है जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। अब देखिए हमें अथवा करके गद्यांश और दिया रहेगा, तो आपको दोनों में से एक ही करना रहेगा। क्या करना रहेगा, आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही को करना रहेगा। आपको वहां से 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए अथवा में एक और दिया है, इसको आप बुक से तैयार कर लीजिएगा। क्या देखिए अथवा में दिया है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। अगर पृथ्वी उसमें मनुष्य ना हो तो इसकी कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों में सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लोगों के कारण ही पृथ्वी को लोग मातृभूमि कहते हैं, क्योंकि इस पर रहते हैं। आगे देखिए पृथ्वी माता और अपने सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रों अहम पृथिव्याम। तो देखिए भूमि माता, भूमि का है माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, मतलब कि माता भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना में राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न हृदय में होते हैं। इस प्रकार से हमारा गद्यांश है। और देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक रेखांकित अंश दिया हुआ है। हम इसका व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप इसका लिख लेंगे, संदर्भ लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप नाम के शीर्षक से लिया गया, जिसके लेखक हैं वासुदेव अग्रवाल जी। इस प्रकार से खा वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा गा वाला है राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है। तीसरा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। और चौथा है राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। तो आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो दोनों में से आपको 2 गद्यांश दे रहेंगे।
दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या लिखिए। तो देखिए हमें पद्यांश दिया रहेगा। देखिए पद्यांश हमारा क्या दिया है, देखिए पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझे ही लगा के। तो ये हमारा क्या है, गद्यांश है। तो देखिए इस पर हमें क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कमल पग में कौन सा अलंकार है। और चौथा है नायिका किससे और क्या विनती कर रही है। और पांचवा क्वेश्चन है कि नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है। इसमें जो नायिका हैं राधा जी हैं, कृष्ण के पैरों को छूने की बात हो रही है। उसको उदास बैठी हैं तो वायु उनसे बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको दो पद्यांश दिया रहेगा, तो दोनों में से एक ही करना रहेगा। दूसरा पद्यांश देखिए क्या अथवा करके दिया है, अथवा का मतलब दोनों में से एक ही करना है। देखिए क्या है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य, निरुपाय एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं मैं असहाय, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला सी की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये हमारा क्या है, गद्यांश है, सॉरी पद्यांश है। तो दो पद्यांश दिए हैं, दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, इसको अपने बुक से भी तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी बुक में गद्यांश भी और पद्यांश भी दिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं लेखक का या कवि का नाम लिखिए। यहाँ पे कवि रहेगा क्योंकि पद्यांश है तो कवि रहेगा, अगर गद्यांश हो तो लेखक रहता। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जहाँ पे हमारा रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। तीसरा है मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रही है। और चौथा है मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करती है। और पांचवा है तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रकार से हमारा पद्यांश के भी दो पद्यांश दिए रहेंगे, जिसपे आपको 10 नंबर मिलेगा अगर आप पांचों का उत्तर सही देंगे तो। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो देखिए हमारा कौन कौन से लेखक का, पहला है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और तीसरा है हरिशंकर परसाई। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपको तीनों में से एक का लिखना है, वहां पे आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा खा वाला है कवि का जीवन परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं, पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दिया जगन्नाथ दास रत्नाकर, और तीसरा मैथिली शरण गुप्त। तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखकर उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो देखिए उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन की कहानी तत्वों के आधार पर लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी उनका सारांश लिखिए। लाठी या फिर ध्रुव यात्रा दोनों में से एक ही कहानी का सारांश लिखना है 80 शब्दों में। यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अथवा देखिए क्या दिया है, अथवा करके दिया है कि खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। तो देखिए उत्तर खून का रिश्ता का जो कहानी उसका सारांश उद्देश्य, देखिए खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य, देखिए साहनी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज यानी सामाजिक कोड जो है, सामाजिक कुरीति जो है उन्मूल करने का डिडिम्ब घोष किया है। कहानी के शीर्षक की महत्ता के आधार पर मानवता, सामाजिकता और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ बनाना ही कहानी का उद्देश्य है। कहानी का मूल उद्देश्य व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, सहृदयता, ममत्व और समता भाव संचारित करना है। आगे देखिए इस कहानी के प्रमुख नारी पात्र वीर जी की मां ने उसकी खुशी के सम्मुख अपने समस्त आदर्शों का
प्रलोभन का परित्याग किया है। मात्र खून के रिश्ते की बहुमूल्य कीमत के लिए कहानी का यह परित्यागपूर्ण समापन पाठक को चकित कर देने वाला है। ये हो जाएगा कहानी का उद्देश्य। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्या है, कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80। तो यहाँ पे जो होगा आपको अपने जिले के हिसाब से लिखना होगा। हर जिले का जो है खंडकाव्य अलग अलग आता है। तो आप क्वेश्चन बैंक में या फिर अवतार में या फिर बुक में देख लीजिए कि आपको कौन सा आपको खंडकाव्य लिखना है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस पर 7 नंबर मिलेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो देखिए खंड खा में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ लिखना और हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो देखिए कौन सा हमें दिया है जो गद्यांश है। देखिए जन्मतः दशमेह दिने शिव भजेदम इति बुद्धाय पिता स्वतुष्यत मूलसंडकर इति नाम अकरोत्। अष्टमे वर्षे चस्योपनयन करोत्। त्रयोदशवर्षं प्राप्तवते अस्मः मूलस्कंडराय पिता शिवरात्रिः व्रतमारिच्युतम् आकथयत्। पितुराज्ञानुसारं मूलशंकरः सर्वमपि व्रतविधानम् अकरोत्। तो इसको भी आप इसका जो है हिंदी अनुवाद अपने बुक से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अथवा में क्या दिया है। तो दोनों में से आपको एक ही करना है, तो इसका हम बता देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए अथवा में दिया है कि अतीत प्रथम कल्पे जनः एकमभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वन्। राज अनुकुर्वन् चतुष्पदः अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजन् अनुकुर्वन्। ततः शकुनिगडः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्राज्ञते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वात्सो नाम न वर्तते। इसका भी आपको हिंदी में अनुवाद और इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो देखिए संदर्भ इसका यहाँ पे देखिए संदर्भ क्या है इसका। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिता के जातक कथा नामक पाठ के उकूल जातकम से उद्धृत है। इसका अनुवाद देखिए प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली हर प्रकार के योग पुरुष को अपना राजा चुना। 4 पैरों वाले पशुओं ने भी मिलकर सिंह को अपना राजा बनाया। फिर पक्षियों ने हिमालय के क्षेत्र में एक पत्थर पर एकत्र होकर विचार किया कि जैसे मनुष्यों में राजा होता है और चतुष्पद प्राणियों यानी 4 पैरों वाले प्राणियों में भी राजा होता है, वैसे भी हमारे बीच भी राजा होना चाहिए। बिना राजा के जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। अब देखिए 8वें का खा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखना और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए हमें 2 दिया, दोनों में से एक ही करना रहेगा। तो जो आपको सरल लगे वही आपको कर देना है। तो देखिए क्या दिया पहला, उदेति सविता ताम्र अस्माम एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महत्मेक रूपता। तो ये एक श्लोक हमारा ये हो गया। तो अगर एक और दिया है, देखिए दूसरा श्लोक हमारा देखिए क्या है। कह रहा है कि मत्तः गजेंद्रः जो यहाँ पे गजेंद्र का अर्थ हुआ हाथी। मत्तः गजेंद्रः मुदितः गवेंद्रः वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रः रम्यः नगेंद्रः निभृतः नरेंद्रः परकीर्तो वारिधरेः सुरेंद्रः। ये हमारा श्लोक है। तो इसका हमें हिंदी में अनुवाद का संदर्भ लिखना है। देखिए इसका संदर्भ क्या होगा। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिता के
ऋतुवर्णम नामक पाठ के शीर्षक से वर्षा शीर्षक से उद्धृत यानी वर्षा शीर्षक से लिया गया है। इसका अनुवाद देखिए। देखिए, हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, शेर वन में अधिक विक्रमशाली हो रहे हैं, पर्वत सुंदर हैं, राजा शांत अर्थात युद्ध के उद्यम से रहित हो गए हैं तथा इंद्र बादलों में खेल रहे हैं। ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए क्या है, पहला का वाला वर्षा काले के मत्ता भवन्तु। तो देखिए वर्षा काले गजः मत्ता भवन्ति। दूसरा है दुर्योधना कः आसीत्। देखिए उत्तर है दुर्योधना धृतराष्ट्र से पुत्र आसीत्, यानी दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मालवीय कुत्र अध्यापनम आरब्धवान। तो मालवीय प्रयागस राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान। तो देखिए सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना था, मैं आपको चारों का आंसर बता दे रहा हूँ। घा वाला है कि का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी। तो संस्कृत भाषाया सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी। जो संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी है, माता है संस्कृत भाषा। तो आपको इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखना है, हमने आपको चारों का उत्तर बता दिया है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शांत रस अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। तो देखिए उत्तर शांत रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। देखिए परिभाषा शांत रस की, शांत रस वह रस है जो वैराग्य, शांति और आत्म तृप्ति के भाव से ओतप्रोत होता है। इसका स्थायी भाव होता है सम, यानी कि वैराग्य जो शांत भाव होता है, जो साधु संत वाला भाव होता है, ये होता है शांत रस। अब देखिए इसका उदाहरण। देखिए कह रहा है कि निष्काम कर्मयोगी भव जीवन को उन्नत कर, शांत रस में रम जाओ दुख सब हो दूर करो। तो ये हो जाएगा शांत रस का परिभाषा और उदाहरण। अब देखिए खा वाला क्या है, रस हो गया हमारा अलंकार है। तो देखिए कह रहा है क्या, अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम लिखते हैं और उदाहरण लिखते हैं, दोनों में से आपको एक ही का करना होगा, चाहे अनुप्रास का चाहे अतिशयोक्ति का। तो देखिए हम अनुप्रास का करते हैं, अनुप्रास का सरल है। तो देखिए परिभाषा अनुप्रास का, काव्य में जब एक ही वर्ण या ध्वनि बार बार प्रयोग हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह ध्वनि के माधुर्य को बढ़ाता है, उसकी मीठता को बढ़ाता है ध्वनि को। देखिए इसका उदाहरण यहाँ पे देखिए, चंचल चपल चमक चकाचौंधी, चमचम चमके चंद्र किरण झिलमिली। देखिए यहाँ पे चा है, चा वर्ण है, उसकी आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए गा वाला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सवैया अथवा भैरवे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए भैरवे छंद की हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए भैरवे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों यानी कि पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या होता है, जगड़ लघु गुरु लघु याति होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है उदाहरण इसका। देखिए क्या है, रामचरितमानस यह सागर गंभीर है, ज्ञान का खजाना इसमें अपार छिपा है, जो कोई पढ़ेगा इसको सब दुख उसका मिटेगा, भक्ति सागर है यह, इसमें सब कुछ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा पहला और तीसरा चरण है इसमें 12-12 मात्रा हैं। तो पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में यानी इसमें और इसमें कितने 12 मात्रा हैं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा में कह रहा है कि पहले और तीसरे में 12-12 मात्रा और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए पहला है जहाँ पे देखिए आपको मात्रा और लगा, देखिए यहाँ पे रा लिखा है तो यहाँ पे 2 मात्रा होगी, यहाँ पे 2 मात्रा की रा जो है इसमें भी आ है, 1 मात्रा और लगा तो यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से 2 मात्रा हो गया, माँ में 1 मात्रा हो जाएगा, चा में 1 मात्रा हो जाएगा, और जहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी वहाँ पे 1 मात्रा लगेगा, जहाँ बड़ी की मात्रा पे 2 मात्रा लगेगा। तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। उसके बाद यह में भी 1-1 मात्रा रहेगा, सागर में 2, 1, 1, गंभीर में 1 और भी जो है इस पे 2 रहेगा, फिर 1 और फिर इसमें 2 रहेगा। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो इसमें कितना 12 मात्राएं आएंगी। अब आगे देखिए, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए पहला है मेरे प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल, दूसरा है शिक्षा का महत्व, और तीसरा है भ्रष्टाचार कारण और निवारण। घ वाला है सादा जीवन उच्च विचार। तो देखिए हम लिखते हैं निबंध शिक्षा का महत्व पर। तो शिक्षा के महत्व पर देखिए, शिक्षा का महत्व पर निबंध। शिक्षा जीवन का आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर है। तो इसका आप निबंध हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने सभी सब्जेक्ट सभी विषय का निबंध अपने चैनल पर अपलोड किया, उसका वीडियो प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। कोई भी निबंध हो आप वहाँ से सबसे सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि का 12 का क्या कह रहा है कि नंबर 1 है का संधि विच्छेद है। तो है का जो संधि विच्छेद है, देखिए पहला ऑप्शन है हरे धन ए, दूसरा ऑप्शन है बा वाला हर धन ए, सा है हरे धन ए, और द ऑप्शन है हर धन ए। तो देखिए है का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा हरे धन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, वने अत्र का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है वन धन अत्र, दूसरा है वने धन अत्र, तीसरा है वने धन एत्र, और चौथा है वन धन आत्र। तो देखिए वने अत्र का जो संधि विच्छेद है वने धन अत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा वाला सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या है, रामस्य, रामस्य ललित, रामस्य ललित में संधि है। तो देखिए रामस्य ललित में जो संधि है, तो पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग और चौथा है यण। इसमें क्या है, इसमें विसर्ग संधि है। आगे देखिए अब खा वाला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देखिए पहला है आजीवनम, दूसरा है श्वेतांबरम, और तीसरा है महाशया। तो देखिए पहला हमारा है आजीवनम। तो देखिए आजीवनम का संधि विच्छेद करते हैं, हमें सिर्फ 2 का करना है लेकिन आपको तीनों का करके बता दे रहे हैं। तो देखिए आजीवनम का संधि विच्छेद होता है, इसका विग्रह होगा, देखिए समास विग्रह आयु जीवनम चा, ये होगा इसका समास विग्रह आयु जीवनम चा आजीवनम। इसका समास क्या नाम होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, चा अर्थे द्वंद्वा, यहाँ पे चा आया है, चा अर्थे द्वंद्वा होता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। दूसरा देखिए क्या है, श्वेतांबरम, श्वेतांबरम यानी विज्ञान देखिए श्वेत अंबर यानी जिसके जिसका जो है अंबर जो है, मतलब अंबर का मतलब तो कपड़ा यहाँ पे हैगा, तो जिसका अंबर जो है सफेद है, श्वेतांबरम। समास विज्ञान देखिए क्या हो जाएगा, कर्मधार है समास होगा यहाँ पे। तीसरा है महाशया। तो देखिए महाशया, इसका विग्रह होगा समास विग्रह महत धन आशय, महत धन आशय महाशय। तो देखिए महाशय समास में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा महाशय में बहुब्रीहि समास। महाशय में क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए। यानी अपने क्षेत्र में जो पार्क है उसको साफ सफाई कराने के लिए, विकसित कराने के लिए एक पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना है, अथवा करके देखिए क्या दिया है, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो आप इस पर पत्र दोनों में आपको लिखना है, दोनों में से किसी एक पर। तो पत्र का भी हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए 14 का क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, लिखित, दूसरा है बा वाला कृत्य, तीसरा साध क्या है, द्रष्टव्य। जिसमें क्या करना है, किसी एक का धातु एवं प्रत्यय लिखना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले लिखित का देखते हैं। तो देखिए वाला है लिखित। तो लिखित में जो धातु है लिख धातु है, लिख का अर्थ होता है लिखना, और प्रत्यय जो है कट प्रत्यय है, लिखित कट प्रत्यय है यहाँ पे देखिए। और फिर विग्रह इसका हो जाएगा, देखिए लिखित धन, लिख धन कत यानी लिखित। तो जो इसका अर्थ हो जाएगा जो लिखा गया है, इस प्रकार से हो जाएगा इसका। उसके बाद है
कृत्वा। तो देखिए कृत्वा का क्या होगा, इसमें धातु जो है क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है करना, प्रत्यय इसमें है त्वा प्रत्यय लगा है, विग्रह इसका हो जाएगा क्री धन त्वा यानी कृत्वा, अर्थ होता है करके, कृत्वा का अर्थ होता है क्या, करके, कोई काम करके। उसके बाद सा वाला है दृष्टव्य। देखिए दृष्टव्य का जो होता है धातु, इसमें दृश्य धातु है, दृश्य का अर्थ होता है देखना, प्रत्यय इसमें है त्यप, त्यप प्रत्यय क्या, त्यप, त्यप, त्या, देखिए इस प्रकार से त्या और फिर आधा पा, त्यप प्रत्यय इसमें है। इसमें विग्रह जो हो जाए इसका इसका जो समास विग्रह होगा तो किस प्रकार से होगा, दृश्य धन त्यप यानी दृष्टव्य, अर्थ होगा जिसने जिसे देखा जाना चाहिए। अब आगे देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए, एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो देखिए पहला है क्या, सर्वणीय, दूसरा है बंधुत्तम और तीसरा है बलवानम। तो देखिए पहला देखते हैं क्या है, पहले का देखिए क्या इसमें प्रत्यय है, सर्वणीय है, सर्वणीय में प्रत्यय है रीय प्रत्यय यानी प्रत्यय जो पीछे लगता है, तो सर्वणीय में रीय प्रत्यय है, इसका जो अर्थ होता है सर्वणीय का जो सुनने योग्य हो। बा वाला देखिए क्या है, बंधुत्तम, बंधुत्तम में जो है प्रत्यय त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है बंधु संबंधी का भाव। सा वाला है बलवानम, बलवानम इसका प्रत्यय हो जाएगा मतुप प्रत्यय होगा, मतुप तो इसका देखिए जो अर्थ होगा बलवानम का, जो बल के, जो बल से युक्त हो, जिसमें बल हो। अब देखिए खा वाला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। किसी एक पदों में किसी एक पद का प्रयुक्त विभक्ति और विभक्ति इसके संबंधित नियमों का हमें उल्लेख करना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, गृहम पति गच्छेत, दूसरा है रामेण सह सीता वनम अगच्छत, और तीसरा है अग्ने स्वाहा। तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन है नहीं, तुरंत आप कर लेंगे 1 मिनट में। तो तीनों का कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कोई भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।